अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है, मैं फाइनली एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ और मैं आपको इंशाल्लाह बायोलॉजी वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊँगी। आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इंशाल्लाह। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक मेथड को। चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट किए हुए हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 में ना साइंटिफिक मेथड में वो कहते हैं कि देखें, आप कोई भी फॉर एग्जांपल आपके ज़हन में कोई सवाल आता है, ठीक है, कोई भी साइंटिफिक सवाल आता है, मतलब आपके ज़हन में, जैसा कि आपने दो पौधे देखे, तो आपने देखा है एक जो पौधा है ना सूरज की रोशनी में ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है, और जो अगर साया हो ना, शेड हो, तो उसमें अच्छा ग्रो नहीं करता। तो ये क्वेश्चन आपके ज़हन में पैदा हुआ है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन आप इसको देखना चाहते हो क्या वाकई ऐसा है, ठीक है, क्या ये बात सच है कि सूरज सनलाइट की मौजूदगी में जब सूरज की रोशनी होती है तो पौधा ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। तो आप इसके लिए ना इसको मज़ीद आगे लेके चलोगे, ठीक है। तो ये एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है, ये जो आपके जहन में आई है, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए जो आप पूरा तरीका अपनाओगे ना, ये जो मसला आपके दिमाग में आया है, इस मसले को हल करने के लिए जो आपने एक पूरा तरीका अपनाना है, एक पूरा मेथड अपनाना है, उसको कहते हैं साइंटिफिक मेथड। ठीक हो गया। चलिए हम साइंटिफिक मेथड स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं साइंटिस्ट टेक स्पेसिफिक स्टेप। साइंटिस्ट क्या करते हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स लेते हैं फॉर डूइंग स्पेसिफिक साइंटिफिक वर्क जब वो कर रहे होते हैं, कोई साइंटिफिक काम कर रहे होते हैं या कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो साइंटिस्ट ने कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स को अपनाना होता है, ठीक है। ऐसे नहीं होता रैंडमली उन्होंने बस कोई चीज़, कोई दिमाग में उनके जहन में सवाल आया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता। एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसके तहत वो उस साइंटिफिक प्रॉब्लम को हल करते हैं, ठीक है। तो वो जो सारे के सारे स्टेप्स वो अपनाते हैं ना साइंटिस्ट, उन स्टेप्स को कहते हैं साइंटिफिक मेथड। वो साइंटिफिक मेथड है पूरा का पूरा, ठीक है, फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च। और अगर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हो तो इन्हीं स्टेप्स को हम कह देते हैं बायोलॉजिकल मेथड है, ठीक। मतलब ये वाले जो सारे स्टेप्स हैं ना जो आप आगे पढ़ेंगे, ये जो 6 स्टेप्स हैं, इनको कहते हैं, अगर साइंटिफिक कोई रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे साइंटिफिक मेथड। और अगर रिसर्च कर रहे हैं ख़ास तौर पर आप, तो उस रिसर्च में इन स्टेप्स को कहा जाता है बायोलॉजिकल मेथड। मतलब बस नाम का फ़र्क है, ठीक है एक ही चीज़, ठीक। फॉलोइंग स्टेप्स जो होता है वो कहता है कि साइंटिफिक मेथड में इन्वॉल्व होते हैं कौन कौन से। नंबर 1, रिकॉग्निशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम। सबसे पहले एक साइंटिफिक प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि वो है क्या, फिर ऑब्जर्वेशन की जाती हैं, फिर हाइपोथेसिस होता है, फिर डिडक्शन होता है, फिर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर रिजल्ट्स होते हैं। ये बहुत आसान है, 6 स्टेप्स हैं, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले वो कहते हैं कि ऑल ब्रांचेज ऑफ साइंस की जितनी भी ब्रांचेज हैं, बेशक वो बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, न्यू थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड। न्यू साइंस है, साइंस का मकसद ये है कि आप नई नई चीज़ें तलाश करते रहो। अच्छा, न्यू थिंग्स जो होती है ना, बीइंग डिस्कवर्ड होती रहती हैं। एंड ओल्ड थ्योरीज आर मॉडिफाइड। जो पुरानी थ्योरीज है ना वो मॉडिफाई, वो चेंज होती रहती हैं और रिप्लेस्ड विद अ बेटर वन, या उनकी निस्बत बेहतर थ्योरीज आती रहती हैं, तो फिर हम उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं और पुरानी थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया जाता है। यही साइंस का मकसद ये है कि नई नई चीज़ें दरियाफ्त होती रहें, आप नए नए तजर्बात करते रहो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ना पहला स्टेप पढ़ते हैं साइंटिफिक मेथड का, जो कि क्या था, रिकॉग्निशन ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, एक प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना कि प्रॉब्लम है क्या। वो कहते हैं जो फर्स्ट स्टेप है ना, इन्वॉल्व, उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो, मतलब पहचानते हो, डिफ़ाइन करते हो साइंटिफिक प्रॉब्लम को, कि साइंटिफिक प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। साइंटिफिक प्रॉब्लम क्या है, दैट साइंटिस्ट, जो कि साइंटिस्ट वांट टू इन्वेस्टिगेट, जिसके बारे में साइंटिस्ट जो है वो इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, पता लगाना चाहता है वो क्या साइंटिफिक प्रॉब्लम है। मतलब इस स्टेप में आपने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, इस प्रॉब्लम को आपने डिफ़ाइन करना है कि क्या आपके ज़हन में क्या सवाल आया है, वो है बस ये, ठीक है। सच प्रॉब्लम जो होती है ना, ये याद इस तरह का कोई क्वेश्चन, ये जो कोई साइंटिफिक मसला था, दैट इज़ आइदर आस्क्ड बाय समवन, किसी ने आपसे पूछ लिया, और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड, या बायोलॉजिस्ट के माइंड में बाय हिमसेल्फ, खुद ब खुद बायोलॉजिस्ट के माइंड में आ गया, ठीक है। किसी ने आपसे पूछ लिया कि ये बताओ, ये जो मैंने देखा कि 2 पौधे हैं, एक पौधा जो है वो सूरज की रोशनी में अच्छा ग्रो कर रहा है, साए में इतना अच्छा ग्रो नहीं करता, या आपके जहन में खुद ब खुद ये सवाल आ गया, तो ये एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है, ठीक हो गया। इस फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर वो कहता है कि एक बायोलॉजिस्ट जो है ना, उसने नोटिस किया, क्या नोटिस किया, कि जो प्लांट्स इन एन एरिया, एक एरिया में जो प्लांट्स हैं ना, ग्रोइंग टालर देन यूजुअल, वो आम पौधों की निस्बत ना ज़्यादा लंबे ज़्यादा जल्दी से ग्रो कर रहे हैं, ठीक। हीट वेव्स अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। तो वो जो बायोलॉजिस्ट था उसके ये एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है, उसके दिमाग में बात आई है, उसने देखा, उसने ऑब्जर्व किया। अब उसके दिमाग में बात आती है कि व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, मतलब क्या वजह बनी कि कुछ पौधे जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी पौधों की निस्बत, ठीक है। तो ये तो साइंटिफिक प्रॉब्लम इस चीज़ में, इस केस में साइंटिफिक प्रॉब्लम क्या बनती है कि व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, कौन से फैक्टर्स, कौन से अवामल रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इंक्रीज ग्रोथ ऑफ दीज प्लांट्स। मतलब इतने ज़्यादा पौधे थे, उनमें से कुछ पौधे जो है ना बहुत टाल ग्रो की जा रहे हैं, कुछ पौधे नहीं ग्रो कर रहे टाल। तो उन्होंने कहा कि ये वाले जो टाल पौधे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, दूसरों की निस्बत, तो क्या फैक्टर्स हैं कि इनकी वजह से ये पौधे ज़्यादा लंबे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है।
हो सकता है इन पौधों को ज़्यादा इनको ज़्यादा पानी मिल रहा हो, इनको फर्टिलाइज़र अच्छी मिल रही हो, खाद वगैरह, इन पौधों को उस तरह की चीज़ें ना मिल रही हों, ठीक है। तो वो क्या फैक्टर्स हैं, अब साइंटिस्ट उसका पता लगाएगा। तो ये जो उसके जहन में सवाल आया या किसी ने उससे सवाल पूछ लिया, ये एक साइंटिफिक सवाल था, इसको साइंटिफिक प्रॉब्लम कहेंगे। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं साइंटिस्ट, मेक ऑब्जर्वेशन अबाउट द प्रॉब्लम। अब हम वो जो साइंटिफिक प्रॉब्लम थी ना, उसको हम आगे लेके चलेंगे, उसके बारे में हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, मुशाहिदात करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो होती है ना, हमेशा 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके बनाई जाती है फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन। वो कहते हैं कि साइंटिस्ट होते हैं वो 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए, ठीक। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए मज़ीद स्टडी, कोई पिछली जो रिसर्चेज है उनको भी स्टडी किया जाता है, नई किताबें पढ़ी जाती हैं, ठीक है। दे ऑल्सो रीड एंड स्टडी द, इसके अलावा साइंटिस्ट रीड करते हैं और स्टडी करते हैं किसको, प्रीवियस रिसर्चेज, जो पिछली गुजरी हुई रिसर्चेज थी उनको भी, ऑन द सेम प्रॉब्लम और रिलेटेड प्रॉब्लम, उसी प्रॉब्लम के बारे में वो रिसर्चेज हों या उससे मिलती जुलती उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, उस प्रॉब्लम के रिलेटेड कोई रिसर्चेज हो, तो उनको डिटेल से स्टडी किया जाएगा, उसके मतलब उस साइंटिफिक प्रॉब्लम से मुतलिक हर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। अभी ऑब्जर्वेशन जो होती है ना, 2 तरह की होती है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या और क्वांटिटेटिव क्या है। क्वालिटेटिव ये होती है, जिस तरह के मैं आपको कह दूँ, पानी जो है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है फ्रीजिंग पॉइंट की निस्बत, मतलब जिस पे पानी बॉयल करता है ना वो टेम्परेचर ज़्यादा है और जिस पे पानी फ्रीज़ करता है वो टेम्परेचर कम है। तो ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। अगर मैं क्वांटिटेटिव में आपको कहूँ तो मैं ये कहूँगी कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस है और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो आपको कौन सी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा अच्छे से समझ आई, क्वांटिटेटिव वाली ना, इसमें मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया और आपको पता भी लग गया, अच्छा जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है ना 100 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है उसके फ्रीजिंग पॉइंट से, तो आप इतना ज़्यादा आपको बेहतर तरीके से समझ आ पाई। तो इस तरीके से 2 तरह की ऑब्जर्वेशन होती हैं। क्वालिटेटिव क्या होती हैं, वो ऑब्जर्वेशन जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, विद नंबर की सूरत में आपने मेजर नहीं किया, बस आपने ये कह दिया कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है फ्रीजिंग पॉइंट की निस्बत, ठीक है, नंबर हमने मेजर नहीं किया, सही। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि कलर एंड टेक्सचर ऑफ द फ्लावर, एक फ्लावर का कलर आपने बता दिया रेड कलर है, टेक्सचर कि वो इस तरह का फ्लावर का टेक्सचर है, मतलब नरम है, हार्ड है, इस तरह करके, ठीक है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन होती है, नाम से पता लग रहा है क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मतलब हम इनको मेजर कर सकते हैं, सही है। जिस तरह मैंने आपको बताया पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये मेजरेबल है, मेजर करके मैंने आपको बताया ना। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती हैं, इन्वॉल्व मेजरमेंट्स, इनमें मेजरमेंट्स आ जाती हैं या न्यूमेरिकल डाटा आ जाता है, ठीक है। दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को आप एक्सप्रेस कर सकते हो क्वांटिटी की टर्म में, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, न्यूमेरिकल की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ ट्री, एक दरख्त पे कितने परिंदे बैठे हुए हैं, 10 परिंदे बैठे हैं, 15 परिंदे बैठे हैं, तो ये नंबर की सूरत में आप बता रहे हो ना, तो एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हुई, ठीक। अगर मैं कहूँ नहीं दरख्त पे काफ़ी ज़्यादा परिंदे बैठे हुए हैं या थोड़े परिंदे बैठे हुए हैं, तो ये क्वालिटेटिव हो जाएगी, जिसमें मैं नंबर का नहीं बता रही, ठीक। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती है ना, आपको पता ही लग रहा है ज़्यादा अच्छी हैं, ज़्यादा एक्यूरेट हैं एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव की निस्बत। क्यों? क्योंकि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है ना, उनमें क्वांटिटी बता रहे हो वो इनवेरिएबल है, वो नहीं चेंज होती। वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज हो जाए, इनवेरिएबल नो जो चेंज ना हो, नॉट चेंज, ठीक है, जो चेंज ना हो वो इनवेरिएबल होता है। मेजरेबल, इसके अलावा क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को आप मेजर कर सकते हो, हमने मेजर किया ना कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये मेजरेबल होती हैं। एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर, और आप इनको नंबर की सूरत में एक्सप्रेस कर सकते हो, हमने नंबर की सूरत में एक्सप्रेस किया ना कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो कौन सी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या सिंपल है जिनको आप मेजर नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो है क्वांटिटी जिनको आप मेजर कर सकते हो, जो चेंज नहीं होती, जो मेजरेबल है, मेजर कर सकते हो और इनको नंबर की सूरत में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। इन दोनों में से बेहतर कौन सी है? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बेहतर होती हैं। सही हो गया, बस ये बताया हुआ है इसमें। अब हाइपोथेसिस क्या होता है? ऑब्जर्वेशन आपने बना ली, ऑब्जर्वेशन में आपने क्या किया, 5 सेंसेस को इस्तेमाल किया, आपने उस प्रॉब्लम, वो जो साइंटिफिक प्रॉब्लम आपके दिमाग में आई थी या किसी ने आपसे पूछ ली थी, उसके मुतलिक आपने हर मुमकिन डाटा इकट्ठा कर लिया, जो उससे मुतलिक थ्योरीज थी आपने पिछली वो पढ़ी, उससे मुतलिक या उस जैसी जो थ्योरीज थी, ठीक हो गया। हाइपोथेसिस में क्या है, इसमें ना इसको कहते हैं एजुकेटेड गैस, ये एक तुक्का है, लेकिन एजुकेटेड तुक्का है, ऐसा आम तुक्का नहीं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से एक ऐसी स्टेटमेंट बना लेते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से मैंने एक स्टेटमेंट बना लेनी है, और मैंने वो स्टेटमेंट ये सोच के बनानी है कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये वो जो साइंटिफिक प्रॉब्लम है उसका जवाब है, ठीक है। मुझे नहीं पता ये जवाब सही है कि गलत है, वो जब मैं आगे एक्सपेरिमेंट करूँगी ना तब मुझे पता चलेगा कि स्टेटमेंट सही है कि गलत। सही हो गया, ये हाइपोथेसिस है। ये ना जिस तरह की आपकी
एक ना फाइनल डेट शीट से पहले एक टेंटेटिव डेट शीट आती है। मतलब टेंटेटिव डेट शीट ये होती है कि हो सकता है ये डेट शीट आपकी बन जाए, वो फाइनल डेट शीट नहीं होती, उसको कहते हैं टेंटेटिव डेट शीट, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस भी क्या है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है। मतलब ये ऐसी आपने बात की है जो हो सकता है सही हो जाए, एक्सपेरिमेंट से ये तो पता लगेगा, अभी ऐसे कैसे पता लग सकता है, ये बस हमने एक बात की है, ठीक है। हो सकता है कि बात आपकी सही हो जाए, गैस है ना, हो सकता है गैस ठीक हो या गलत हो, एक्सपेरिमेंट से आगे पता लगेगा, ये हाइपोथेसिस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बताऊं कि एक हाइपोथेसिस ना मैंने ऑब्जर्व किया कि जो बच्चे रात को पेपर से पहले सोते हैं ना, उनकी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस बेहतर होती है, और जो बच्चे नहीं सोते उनकी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होती, वो नींद, उनको पेपर में नींद आ रही होती है। तो ये एक मैंने ना इस प्रॉब्लम के तहत मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया, अपने से हाइपोथेसिस बनाया। क्या बनाया कि स्लीपिंग अर्ली इम्प्रूव्स एग्जाम परफॉर्मेंस। मतलब अगर आप जल्दी सो जाते हो तो आपकी एग्जाम की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, मेरा हाइपोथेसिस है। लेकिन मुझे नहीं पता ये हाइपोथेसिस ठीक है कि नहीं, आगे मैं एक्सपेरिमेंट करूँगी फिर मुझे पता चलेगा। एक्सपेरिमेंट में मैं क्या करूँगी, 2 बच्चों के ग्रुप बना दूँगी, एक ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए में वो बच्चे आएंगे जो रात को सोए थे, ग्रुप बी में वो बच्चे आ जाएंगे जो रात को नहीं सोए थे। फिर मैं इनके एग्ज़ाम के नंबर देख लूँगी कि अगर ग्रुप ए वालों के अच्छे एग्ज़ाम के नंबर हैं तो इसका मतलब है हाँ वाकई आप स्लीप जो है ना उसका एक अहम किरदार है, सोने से आपकी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस बेहतर होती है। और ग्रुप बी वाले जो बच्चे हैं उनकी वाकई पेपर के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, उन्होंने इतने स्कोर नहीं लिए जितने ग्रुप ए वालों ने लिए, तो मुझे पता लग जाएगा हाँ वाकई सही बात है कि मेरा हाइपोथेसिस ठीक है कि वाकई सोने से आपकी जो एग्जाम परफॉर्मेंस है वो बेहतर होती है। तो ये हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस से हमें कुछ पता नहीं चलता, मजीद आगे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस के बारे में हम पढ़ लेते हैं, बुक में क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो कहते हैं ऑब्जर्वेशन किया आपने, इस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर हम हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट होते हैं ना वो एक ऐसी स्टेटमेंट बना लेते हैं, स्टेटमेंट डेवलप कर लेते हैं दैट मे प्रूव द आंसर ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम। वो स्टेटमेंट हो सकता है कि आपके उस साइंटिफिक प्रॉब्लम जो आपके दिमाग में आई थी उसका आंसर हो। अंडर स्टडी, जो साइंटिफिक प्रॉब्लम अंडर स्टडी है, जो साइंटिफिक प्रॉब्लम आपके दिमाग में स्टेप 1 में आई थी, हो सकता है कि उसका जवाब हो। हाइपोथेसिस में प्रूफ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसका जवाब भी हो, क्योंकि ये तो एक तुक्का है ना, एजुकेटेड तुक्का है बस। वो कहते हैं सच टेंटेटिव आंसर, ये जो टेंटेटिव आंसर है ना साइंटिफिक प्रॉब्लम का, जो साइंटिफिक प्रॉब्लम आपके जहन में आई थी उसकी आपने खुद ब खुद एक स्टेटमेंट बना ली, ठीक है। वो जो स्टेटमेंट है ना वो ये क्या, वो स्टेटमेंट क्या है, एक टेंटेटिव आंसर है, ठीक है। टेंटेटिव का मतलब है नॉट फाइनल, अभी फाइनल नहीं है, एक्सपेरिमेंट से फाइनल होएगी, अभी हमने इसको प्रूव नहीं किया, ठीक है। बस हमने अपनी मर्ज़ी से अपनी सोच समझ के तहत एक स्टेटमेंट बना दी है, तो वो स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब होता है मफरूज़ा, फ़र्ज़ की हुई बात। साइंटिस्ट जो होते हैं ना मेक मैनी हाइपोथेसिस, बहुत से हाइपोथेसिस बना लेते हैं एक सिंगल प्रॉब्लम के लिए ही, ठीक है। हाइपोथेसिस जो होता है ना हैज़ द फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक, उसकी फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए। नंबर 1, एक तो हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस की ना करैक्टरिस्टिक पूछ लेते हैं बोर्ड में, हाइपोथेसिस भी पूछ लेते हैं और उसकी करैक्टरिस्टिक भी पूछ लेते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या, इट इज़ अ प्रपोज्ड स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम। ये एक स्टेटमेंट, एक हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए कि जो आपके साइंटिफिक प्रॉब्लम आपके दिमाग में आई थी उसका आंसर हो। ये नहीं है कि साइंटिफिक प्रॉब्लम कोई और दिमाग में आई और हाइपोथेसिस आप कोई और बनाई जा रहे हो, उसके मुतल्लिक होना चाहिए, ठीक है। प्रपोज स्टेटमेंट मतलब एक सजेशन हो, एक तजवीज़ हो कि हाँ ये हो सकता है इसका जवाब, ठीक है, हो सकता है इसका जवाब ये हो, इस तरह करके। इट ऑलवेज मैचेस विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, और हाइपोथेसिस हमेशा वो जो ऑब्जर्वेशन आपने की थी ना उससे मैच हो, उससे मुताबिकत रखता हो। नंबर 3, इट कैन बी टेस्टेड थ्रू द एक्सपेरिमेंट, आप इसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से टेस्ट करेंगे तो पता लगेगा हाइपोथेसिस सही है कि नहीं। देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस। अगर आपने हाइपोथेसिस को गलत साबित करना है तो आपके पास एक बाकायदा तरीका हो उसको डिसप्रूव करने का, उसको गलत साबित करने का, ठीक हो गया। इसके अलावा साइड बुक्स नहीं आपने कभी छोड़ने। वो कहते हैं इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो गैदर्ड बाय रीडिंग बुक्स। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन को आप ना, ये जो ऑब्जर्वेशन में हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी थी ना, तो वो इन्फॉर्मेशन आप किताबें पढ़ के भी हासिल करते हो। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। फिर मज़ीद आप किताबें पढ़ते हो तो इससे आपका दिमाग जो होता है वो मज़ीद खुलता है, नॉलेज आपका मज़ीद आपको समझ आती है और हाइपोथेसिस को आप अच्छे तरीके से बना पाते हो, ठीक हो गया। अब डिडक्शन क्या होता है, हाइपोथेसिस के बाद आपने हमेशा डिडक्शन बनानी है, कुछ भी नहीं है डिडक्शन में बस आपने इफ़ और देन लॉजिक का इस्तेमाल करना है, इफ़ और देन बस इसका इस्तेमाल कर लेना है। डिडक्शन ना हाइपोथेसिस से ही ड्राइव होती है, बस ये ना इसको थोड़ा लॉजिकल हम बना देते हैं इफ़ और देन का इस्तेमाल करके, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि ये जो पिजन है, कबूतर है, ये एक परिंदा है, ठीक, और परिंदों के पर होते हैं, ठीक है। तो मैं इससे डिडक्शन क्या बनाऊँगी, अगर एक पिजन जो है ये एक बर्ड है पिजन, तो सारे बर्ड्स के, और इसके पास पर हैं पिजन के पास, तो फिर सारे बर्ड्स के पास पर होने चाहिए। ये मैंने हाइपोथेसिस, ये डिडक्शन बना दी। ये बस थोड़ा सा एक लॉजिकल रिजल्ट, लॉजिकल बात है। डिडक्शन जो होती है ना बस थोड़ी सी लॉजिकल बात हो जाती है, इफ़ देन लगा के आपने इसको बनाना होता है, ठीक है। साइंटिस्ट क्या है, डेवलप करते हैं लॉजिकल रिजल्ट किससे डेवलप करते हैं, हाइपोथेसिस से, ठीक है। तो डिडक्शन क्या है, एक लॉजिकल रिजल्ट है,
लॉजिकल, एक लॉजिक के तहत बात की जा रही है। ये जो लॉजिकल रिजल्ट्स होते हैं हाइपोथेसिस के, इनको डिडक्शन कहते हैं। सिंपल बात। यूजुअली डिडक्शन फॉलोज द पैटर्न ऑफ इफ देन स्टेटमेंट। वो कहता है आमतौर पर आप डिडक्शन में इफ और देन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हो। साइंटिस्ट अज्यूम दैट, वो कहता है साइंटिस्ट इस बात को फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर हाइपोथेसिस ट्रू है देन व्हाट माइट बी द रिजल्ट, तो क्या रिजल्ट हो सकता है। मतलब वही बात, इफ़ और देन का आपने इस्तेमाल करना है डिडक्शन में, बस कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि अगर एक हाइपोथेसिस है, क्या हाइपोथेसिस है कि लीफ डिस्कलरेशन एंड के एक, ये मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि हाइपोथेसिस ये है कि हमारे पास क्या होता है कि ये जो पत्ते होते हैं ना, पत्तों का अगर कलर नहीं आ रहा, डिस्कलरेशन है, मतलब उनका नॉर्मली कलर ग्रीन होना चाहिए, उनका येलो कलर आ रहा है, पीले पत्ते हैं, ठीक है, या उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि उन जो मिट्टी जिसमें वो ग्रो कर रहे हैं ना, वहाँ पे आयरन की डेफिशिएंसी है, आयरन नहीं है। ये हाइपोथेसिस हमने बना लिया एक, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी वहाँ पे, एक जगह पे मैं गई, वहाँ पे देखा काफ़ी पौधे थे, उनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही थी और पत्ते पीले पीले पड़े थे, तो मैंने वहाँ की सोइल को चेक किया तो उस सोइल के अंदर आयरन था ही नहीं, आयरन की कमी थी। उससे मैं डिडक्शन क्या बनाऊँगी, उससे डिडक्शन ये बनेगी कि अगर आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से अगर ये सारी अलामात आ रही हैं कि पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ रहे हैं, तो अगर मैं मिट्टी के अंदर आयरन ऐड कर दूं तो फिर वो पौधों की ग्रोथ भी स्टार्ट हो जानी चाहिए पत्तों की, और पत्तों की जो कलर है वो भी सही हो जाना चाहिए। तो ये हमारे पास डिडक्शन है, ठीक है। तो ये थोड़ा लॉजिकल बात हो गई है बस, और इफ और देन आपने ऐड कर दिया हाइपोथेसिस के अंदर, ये डिडक्शन है। तो हाइपोथेसिस क्या था कि लीफ डिस्कलरेशन, अगर पत्तों का कलर येलो पड़ रहा है, उनका कलर ख़त्म हो रहा है, एंड स्टंटेड ग्रोथ, और उनकी ग्रोथ भी, स्टंट का मतलब होता है स्टॉप, उनकी ग्रोथ भी नहीं हो रही इन प्लांट्स, एक प्लांट के अंदर, आर कोज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सोइल। तो ये किस वजह से हो रहा है, सोइल के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है, आयरन नहीं है। तो डिडक्शन हमने इससे क्या बनाई, इफ़ और देन स्टेटमेंट का आपने इस्तेमाल करना था, तो आपने इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल की और आपने देन स्टेटमेंट इस्तेमाल की। जी, इसमें आपने क्या करना है, इफ़ और देन स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है डिडक्शन में, तो वही हमने इफ़ और देन स्टेटमेंट इस्तेमाल किए। देखें, इफ़ आयरन डेफिशिएंसी, अगर आयरन की कमी की वजह से सिम्टम्स आ रहे थे, है ना, तो फिर जब आप सॉइल में आयरन ऐड कर दोगे, देन एडिंग आयरन टू द सॉइल, तो फिर क्या हो जाना चाहिए, जो पत्तों का कलर है वो भी इंप्रूव हो जाना चाहिए, बेहतर हो जाना चाहिए, एंड प्रमोट द प्लांट ग्रोथ, तो प्लांट्स की ग्रोथ भी बेहतर हो जानी चाहिए। तो बस इफ़ और देन की स्टेटमेंट आपने लगा दी, ठीक, और ये रिडक्शन बन गया। अब हाइपोथेसिस, सबसे पहले हमने क्या किया, रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, नंबर 2 ऑब्जर्वेशन की, नंबर 3 पे आपने हाइपोथेसिस बनाया, नंबर 4 पे डिडक्शन, नंबर 5 पे एक्सपेरिमेंट्स। अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या होता है, हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, क्या वो हाइपोथेसिस सही है कि नहीं, क्योंकि हाइपोथेसिस से तो डिडक्शन बना है। अगर हाइपोथेसिस गलत हो गया तो इसका मतलब है कि आपकी डिडक्शन भी गलत है ना। तो एक्सपेरिमेंट से अब हम साबित करेंगे। वही कह रहा है, एक्सपेरिमेंट जो है ना, मोस्ट बेसिक स्टेप है साइंटिफिक मेथड का, सबसे बुनियादी स्टेप इस एक्सपेरिमेंट्स हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, क्यों, टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, क्या वो जो हाइपोथेसिस हमने अपने से स्टेटमेंट बनाई थी, एक हमारा तुक्का था, एक गैस था, क्या वो ठीक है कि गलत है, ठीक है। इन अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, अगर आपका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो द वन हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड करेक्ट, एक हाइपोथेसिस आपका सही साबित हो गया, एंड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस आर प्रूव्ड इनकरेक्ट, और जो उसके दूसरे वाले हाइपोथेसिस होते हैं ना, उससे अपोजिट, तो वो जाहिर सी बात है गलत हो गए। अगर एक बात हाइपोथेसिस नंबर 1 सही है, हाइपोथेसिस नंबर 2 वगैरह, वो बाकी सारे जो इनकरेक्ट हो जाएंगे हाइपोथेसिस। ये जो इनकरेक्ट हाइपोथेसिस है, जाहिर सी बात है आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, और जो करेक्ट वाला हाइपोथेसिस है उसको आप एक्सेप्ट कर लोगे। इसमें मुश्किल क्या है, वही बात है कि इनकरेक्ट जो हाइपोथेसिस है उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है जो गलत थे, और जो प्रूव्ड वन है, जो सच साबित हो गया एक्सपेरिमेंट से, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट में मेक न्यू डिडक्शन, वो कहता है कि अब ये जो है, ये फॉर एग्जाम्पल ये एक हाइपोथेसिस है, ये सही साबित हो गया, हाँ ये बात सही है, ये वाले हाइपोथेसिस को इस्तेमाल करके ना, इससे मजीद फिर नए हाइपोथेसिस हम इसे बनाना शुरू कर देते हैं, इससे नई बातें निकालना शुरू कर देते हैं। मतलब एक बात से आपने मजीद बातें निकालनी है, जो बात सच साबित हो गई है ना, वो सच साबित की हुई बात से आपने मजीद नई बातें निकालनी है, ठीक हो गया। सिंपल यही बात है कि वो कहते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, मेक न्यू डिडक्शन फ्रॉम द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो चुका है उससे मजीद नई बातें निकालते हैं, नई डिडक्शन निकालते हैं। देन दे परफॉर्म, क्योंकि डिडक्शन हाइपोथेसिस से निकलती है ना, हाइपोथेसिस के बाद ही डिडक्शन होती हैं, तो जो हाइपोथेसिस सही साबित हो गया है, बस अब उसको पकड़ लो, उससे मजीद डिडक्शन निकालना शुरू कर दो, मजीद बातें निकालना शुरू कर दो, ठीक है। देन दे परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट, वो जो मजीद डिडक्शन, मजीद नई बातें निकाली हैं, उनके बारे में भी फिर मजीद एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, क्या वो बातें ठीक है। देन दे परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट, फिर उन पर भी मजीद तजर्बात होंगे, एंड कन्फर्म द करेक्टनेस ऑफ हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस की जो सच्चाई है उसको कन्फर्म कर दिया जाएगा, हाँ ये हाइपोथेसिस ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लो, बस अब इसको मजीद ये रिजेक्ट हो ही नहीं रहा, हमने बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिए, हर कुछ करके देख लिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब ना एक्सपेरिमेंट करने में हमेशा 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक होता है कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिस पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, जो बस आपने वैसे ही कंपेयर करने के लिए रखा हुआ है। मिसाल के तौर पर मैंने ना एक हेयर ऑयल बनाया, मैं टेस्ट करना चाहती हूँ क्या ये जो हेयर ऑयल है वाकई से बाल लंबे होते हैं और बाल मजबूत होते हैं कि नहीं। तो मैंने एक
एक ऐसा ग्रुप ए लिया, ग्रुप बी लिया। ग्रुप ए में मैंने उन औरतों को वो इस्तेमाल करने के लिए दिया तेल, ठीक है, और ग्रुप बी में जो वुमेन थी ना, अच्छा ग्रुप ए में मैंने उन वुमेन को दिया, ठीक है, उनको कहा कि आपने हेयर ऑयल लगाना अपने सर पे। ग्रुप बी वाली औरतों को नहीं दिया, वो हेयर ऑयल इस्तेमाल नहीं कर रही। अब ये जो ग्रुप ए है ना, ये जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, एक हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, और ग्रुप बी जिनको मैंने तेल लगाने के लिए नहीं दिया वो कंट्रोल ग्रुप है। कंट्रोल ग्रुप में आप ना वो चीज़ नहीं डालते, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट, अब इन्होंने तेल लगाया, तेल लगाने के बाद मैंने रिजल्ट देखा तो वाकई ग्रुप ए की जो औरतें थी उनके बाल लंबे हुए हुए थे। इसका मतलब है कि वो तेल ने काम किया है। और कैसे पता लगा आपको तेल ने काम किया है? आपने इनको कंपेयर किया ग्रुप बी की औरतों से जो तेल नहीं लगा रही थी, तो उनकी निस्बत आपने देखा इनके बाल ज़्यादा लंबे भी हैं, ज़्यादा मजबूत भी। इसका मतलब है वाकई वो हेयर ऑयल काम क्या है। तो ये कैसे पता लगा आपको हेयर ऑयल काम क्या है? आपने एक कंट्रोल ग्रुप से उनको कंपेयर किया है। जो दूसरा वाला औरतों का ग्रुप था ना, जिनको आपने तेल नहीं दिया था, वो कंट्रोल ग्रुप था, आपने उनके साथ कंपेयर किया तो आपको पता लगा ना। तो इसलिए हमें एक्सपेरिमेंट करते वक्त एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप का होना लाजमी है। कंट्रोल ग्रुप इसलिए ताकि आप कंपेयर कर सको अपने बात को, ठीक है, अपने रिजल्ट को कंपेयर कर सको। वो कहते हैं जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो दो सेटिंग अरेंज करते हैं, एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं और दूसरे को कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि आप एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो जिसमें आप ये बताना चाहते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाकई लाजमी है। तो आप क्या करो, क्योंकि दो पौधे ले लोगे, एक ये पौधा ले लिया आपने और एक ये पौधा ले लिया, ठीक है। ये ग्रुप 1 है, ठीक, और ये ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 में जो आपने पौधा लिया ना, इसको कार्बन डाइऑक्साइड आपने दी। ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है ना, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आपने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देनी, तजर्बा कर रहे हो उसके ऊपर। इसको आपने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी। और जो ग्रुप 2 था ना, ये आपका कंट्रोल ग्रुप था। कंट्रोल ग्रुप नॉर्मल ग्रुप होता है, तो नॉर्मली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, तो हमने इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, ठीक। उसके बाद हमने रिजल्ट को कंपेयर किया तो हमने देखा वाकई जो ग्रुप 1 वाला था ना, जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ ही नहीं, ठीक। क्यों फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ? क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे रहे। और ग्रुप 2 में उस पौधे को, जो कि कंट्रोल ग्रुप था, ठीक है, उस पौधे को हमने कार्बन डाइऑक्साइड दी, ठीक है, और उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नॉर्मल हुआ, सही। तो इसलिए दो ग्रुप, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप, दोनों ग्रुप का होना लाजमी है, ठीक। वो कहते हैं मिसाल के तौर पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो जिसमें आप साबित करना चाहते हो कि नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड लाजमी है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू मेक, लाइट की मदद से बनाना। क्या बनाना? फूड बनाना, ग्लूकोज बनाना, जो पौधे बना सकते हैं, ठीक है, हम नहीं बना सकते। हाँ, आपने दो प्लांट्स एक जैसे लेंगे, बिल्कुल, वो कहता है कि दोनों प्लांट एक जैसे लेने हैं। ये नहीं कि एक गुलाब का ले लिया, एक किसी और, एक सूरजमुखी का ले लिया, ऐसे नहीं करना आपने। दोनों रोज़ के, दोनों सनफ्लावर के, ठीक। यू विल नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड। आप जो वन प्लांट है ना, जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट है जिस पर आप तजुर्बा कर रहे हो, उसको आपने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देनी। वाइल यू विल प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू द अदर प्लांट, जो दूसरा पौधा है उसको आप कार्बन डाइऑक्साइड दोगे, क्योंकि आप उस पर तजुर्बा नहीं कर रहे, तो उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड दो ना। वो आपका कंट्रोल ग्रुप में आता है, ठीक। तो वो कहते हैं कि नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे साबित होगी? व्हेन फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आपने कार्बन डाइऑक्साइड दी नहीं, जिसकी वजह से वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होएगी। बट अकर्स इन द कंट्रोल ग्रुप, लेकिन कंट्रोल ग्रुप में आपने कार्बन डाइऑक्साइड दी है, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाएगा। तो हम पता लगा लेंगे वाकई यार ये मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, तो इसका मतलब है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, तो इसका मतलब है वाकई कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए लाजमी है। ये बात साबित हो गई। कैसे साबित हुई? जब आपने दो ग्रुप लिए, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि रिजल्ट्स जो होते हैं ना, साइंटिस्ट जो होते हैं, अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिए, तजुर्बात कर लिए, अब उन्होंने बताना है दुनिया को कि हमने ये रिसर्च की है, देख लो भाई, हमारी बात देख लो, हमारी रिसर्च देख लो। कैसे दुनिया को बताएंगे? या तो उनको जर्नल वगैरह में छपवा दें, किताबों में छपवा दें, साइंटिफिक मैगजीन में प्रिंट करवा दें बातें, या फिर मीटिंग्स अरेंज की जाएँ, नेशनल मीटिंग या इंटरनेशनल मीटिंग में, वहाँ पे लोगों को बुलाया जाए, सेमिनार मुनक्कद किए जाए, उसमें लोगों को बताया जाए कि देखो हमने ये रिसर्च की है और इसका ये रिजल्ट आया है। सही हो गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा रिजल्ट्स में वही बात है कि साइंटिस्ट गैदर डाटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट जो किए थे उससे डाटा इकट्ठा किया। दे यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इसमें स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया, ठीक, लाइक रेशियो, प्रोपोर्शन वगैरह का इस्तेमाल करते हुए ग्राफ वगैरह डाले, और ताकि लोगों को समझाया जाए आसानी से। टू समराइज द रिजल्ट, और रिजल्ट को समराइज़ कर लिया, अपने रिजल्ट को मुख्तसर तरीके से मुख्तसर कर लिया। अब साइंटिस्ट ऑल्सो इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ ऑल द रेफरेंसेज इन द समरी। वो जो उन्होंने समरी तैयार की है ना रिजल्ट की, उस समरी में उन्होंने वो तमाम रेफरेंस भी डाल दें हैं जहाँ जहाँ से उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली है। मिसाल के तौर पर उन्होंने इन्फॉर्मेशन एक साइंटिस्ट की बुक से ली है, तो उन्होंने उस साइंटिस्ट का नाम भी डालना है कि साइंटिस्ट की बुक से मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है, उस पेज नंबर से ली है, उस जगह से ली है। सब कुछ आपने लोगों को सामने वाजिया करना है, ठीक है। खुद मतलब दूसरे बंदे का क्रेडिट खुद नहीं लेना, अगर किसी की मेहनत है तो दूसरे को क्रेडिट देना है, ठीक है। साइंटिस्ट ने अपनी बात को साबित करने के लिए कहना है वाकई देखिए मैंने ये बात उस साइंटिस्ट ने भी अपनी उस बुक में इस तरीके से की हुई है, तो इस तरीके से आपने ऑल रेफरेंसेस को इंक्लूड करना है अपनी समरी में, टू एक्नॉलेज द सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ताकि जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो आप उनकी बात को एक्नॉलेज करो कि वाकई उन्होंने वो काम किया है,
ठीक। साइंटिस्ट जो होते हैं ना अपनी फाइंडिंग को पब्लिश करते हैं कहाँ पे, मैंने आपको बताया साइंटिफिक जर्नल्स में, साइंटिफिक किताबों में। दे ऑल्सो शेयर देयर फाइंडिंग्स विद अदर साइंटिस्ट, दूसरे साइंटिस्ट को भी अपनी फाइंडिंग्स बताते हैं कि देखो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व डिस्कवर की है, देखो ज़रा। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए उन्होंने साइंटिफिक रिपोर्ट्स तैयार करनी है, लोगों को प्रेजेंटेशंस देनी है नेशनल मीटिंग में, इंटरनेशनल मीटिंग्स में, और सेमिनार्स वगैरह मुनक्कद करने, उसमें लोगों को बताना है कि देखें ज़रा हमने ये काम किया है, सबको बताने के लिए, ठीक है। फिर मज़ीद साइंटिस्ट उस पर काम करते हैं। अब आगे हम जाके थ्योरी और लॉ में पढ़ेंगे। अभी ये जो इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट ने निकाली है ना इतनी मेहनत के बाद, वो भी अभी सच्ची साबित मज़ीद करने की ज़रूरत है। मज़ीद साइंटिस्ट उस पर काम करेंगे। हर साइंटिस्ट की मुमकिन कोशिश होती है कि उसको गलत साबित किया जाए। जाहिर सी बात है साइंटिस्ट में यही रेस लगी होती है कि उसकी बात को हम गलत साबित करें, हमारी बात ठीक होनी चाहिए। तो उस मकसद के लिए मज़ीद वो एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। फिर भी वो बात गलत साबित नहीं होती ना, फिर वो जाके थ्योरी बनेगी। और थ्योरी भी अभी थ्योरी या लॉ नहीं है, उस पर फिर मज़ीद इतने एक्सपेरिमेंट होंगे जब वो किसी तरीके से गलत साबित नहीं हो रही। हर मुमकिन कोशिश कर ली, हर साइंटिस्ट ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन कोई बात गलत साबित नहीं हो रही, फिर वो लॉ बनेगा। और बायोलॉजी में लॉज भी सिर्फ 2 ही लॉज हैं। देखिए कितनी ज़्यादा रिसर्च और कितने तजर्बात करने पड़ते हैं, फिर कहीं जाके बात साबित होती है। ठीक हो गया। तो लॉ तो फिर लॉ में तो कोई शक रह ही नहीं जाता ना, वो तो बिल्कुल कॉन्स्टेंट बात होती है, हकीकी बात है। अच्छा, अब हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में, वीडियो लंबी होती जा रही है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम थ्योरी और लॉ के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। हमारे चैनल को काइंडली आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए इंशाल्लाह हम पूरी 9th क्लास की बायोलॉजी मुकम्मल करेंगे। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े हैं। अल्लाह हाफ़िज़।